Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तमाम बातों को आज के लेक्चर में डिटेल से बताया जाएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एंड कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे तो ये जगह मैंने एग्जाम्पल के लिए रखी थी, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए यूटिलाइज करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सिंपल कंपाउंड्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। KCl जो सिंपल कैटायन और एनायन पे मुश्तमिल है, प्लस MgCl2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे सिंपल कंपाउंड्स हैं। स्टूडेंट्स, जब आप सिंपल कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, एक ही कंटेनर में ऐड करते हैं, सो यू विल गेट एडिशनल कंपाउंड्स। एडिशनल कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, ये जो एडिशनल कंपाउंड्स हैं, ये अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ आपको। जब ये इकट्ठे होंगे ये सारे सिंपल कंपाउंड्स, तो एडिशनल कंपाउंड्स मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे भी मेंशन की है। स्टूडेंट्स, FeCN2 प्लस 4KCN, स्टूडेंट्स ये दोनों सिंपल कंपाउंड हैं। अब जब ये दोनों को आप इकट्ठा एक ही कंटेनर में मिक्स करोगे और यू विल गेट K4FeCN6, तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एडिशनल कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सिंपल कंपाउंड को जब एडिशनल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इन बिटवीन हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो जाए। यानी कि जब आपने इन कंपोनेंट्स को मिक्स करना है, तो आपने इनको मिक्स करने के बाद हीट प्रोवाइड करनी है, देन यू विल गेट एडिशनल कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, एडिशनल कंपाउंड्स अब आगे दो तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं इनकी बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एडिशनल कंपाउंड है, जब हम इसको दोबारा वाटर में ऐड करेंगे, सो वी विल गेट K प्लस, वी विल गेट Cl माइनस, वी विल गेट Mg+2 एंड वी विल गेट वाटर। यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, जो कि मैंने यहां मेंशन भी किया है, तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको आयोनाइज करूंगा, तो आयोनाइज होने पे आप देखोगे कि आपको एक सिंपल आयन मिलेगा, यानी पोटेशियम पॉजिटिव, और आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स आयंस में है, जो फर्दर आयोनाइज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारे पास जो एडिशनल कंपाउंड है वो दो तरह के हैं। एक ये जो फर्दर आयोनाइज मुकम्मल तौर पे नहीं होता, क्योंकि उसमें एक चीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है। सो ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो हमारे पास ये जो इस तरह के एडिशनल कंपाउंड्स हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, हम इन्हें डबल सॉल्ट का नाम भी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एडिशनल कंपाउंड्स की दो कैटेगरी समझ आ गई। डबल सॉल्ट जो सिंपल कंपाउंड से, ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स जो दोबारा अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं, डबल सॉल्ट। और सिंपल कंपाउंड से एडिशनल कंपाउंड्स बने और वो बाद में मुकम्मल तौर पे अपने आयंस में ब्रेक ना हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसकी टाइप है। स्टूडेंट्स, ये एडिशनल कंपाउंड्स की टाइप है। सो स्टूडेंट्स,
हमने कॉन्सेप्ट समझा, चूंकि वो जगह मैंने एग्जाम्पल के लिए छोड़ी थी इसलिए मैंने उसको अरेज किया। अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक अपना कंटेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस? के कोऑर्डिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है कि एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जिसके गिर्द लिगेंड्स अटैच होते हैं। ये सारी टर्म्स आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम भी देते हैं। डिटेल अभी आगे देखेंगे। सो डेफिनेशन देखें, द कंपाउंड्स containing the complex molecule or complex ion capable of independent existence are called coordination compound or complexes. For example students, आपके सामने मैं एग्जाम्पल देता हूं कि FeCN2 प्लस 4KCN, ये दोनों मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। इन बिटवीन मैंने बोला कि हम यहाँ पे इवेपोरेट भी करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, वाटर इवेपोरेट होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर इसको अगर आप आयोनाइज करोगे पानी में, सो इन वाटर अगर आप इसको फर्दर आयोनाइज करोगे तो आपको K+ तो मिलेगा, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जो केपेबल है इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहने के लिए। सो दोबारा अगर आप डेफिनेशन को पढ़ें, द कंपाउंड कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयन। अभी मैंने मॉलिक्यूल को डिस्कस नहीं किया, आयन को डिस्कस किया है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन capable of independent existence are called coordination compound. Dear students, अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की भी बात करनी है। स्टूडेंट्स, आगे जाके आप जब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ोगे तो उसमें एक पढ़ोगे जी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप इसको पानी में डालते हो तो चूंकि इसमें आयंस तो है नहीं है तो ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाएगा। सो अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले है स्टूडेंट्स सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। जैसे आप देखें कि कैटाइन सिंपल है बट जो एनाइन है स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है। दूसरी टाइप देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड सिंपल एनाइन। आप देखें ये कैटाइन यानी फार्मूले का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स है, एनाइन सिंपल है। तीसरी टाइप देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी जिसका ना कैटाइन है ना एनाइन है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। सो अ कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पानी में डालोगे सो यू विल गेट पॉजिटिव आयन एंड यू विल गेट नेगेटिव आयन, जिसमें पॉजिटिव भी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स है और ये दोनों पानी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स सिर्फ एनाइन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ बात करें सिर्फ कैटाइन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ही कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। द कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग जो मुश्तमिल हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक दिस वन और कॉम्प्लेक्स आयंस लाइक दीज आर कॉम्प्लेक्स आयंस, और ये भी एग्जाम्पल है, एंड केपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस। और ये इनके जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं वो केपेबल हैं पानी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए, यानी फर्दर ये ब्रेक कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर ये ब्रेक नहीं होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम एंड चिलेट्स। डियर स्टूडेंट्स,
मैं यहाँ पे इन सारी टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं सेंटर में प्लैटिनम है, और प्लैटिनम स्टूडेंट्स एक मेटल है जिसका ताल्लुक ट्रांजिशन मेटल से है, यानी कि ये ट्रांजिशन मेटल है। अब आप इस चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो कि ट्रांजिशन मेटल हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड दे हैव वेरी गुड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल्स हैं। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उनका अच्छा होता है। सो ट्रांजिशन मेटल्स क्या करेंगी, लिगेंड्स को अप्रोच करेंगी। अब ये लिगेंड्स क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लिगेंड्स एक्चुअली लिविस बेसिस होती हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये ट्रांजिशन मेटल क्या करेगी, लिगेंड्स को अप्रोच करेगी। लिगेंड्स के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्रांजिशन मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, अकोमोडेट किया जाएगा। यूं समझ लो कि ये लिगेंड है ऑक्सीजन, दे हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज है इसके ऊपर। सो ये एरो शो कर रहा है कि ये डोनर है और मेटल एक्सेप्टर है। सो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है थ्रू अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल है वेकेंट। सो मेटल क्या करेगा, आने वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वेकेंट डी ऑर्बिटल में अकोमोडेट करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी मिसाल को समझना चाहते हैं तो ये ऐसे ही है कि गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें बेशुमार कमरे हैं और वो कमरे खाली हैं, और वो कमरे हमेशा दस्तयाब रहेंगे आने वाले मेहमानों के लिए कि वो उसमें स्टे कर सकें। तो सिमिलरली आप इस तरह समझ लें कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल उन खाली कमरों की तरह हमेशा से दस्तयाब रहेगा। किन के लिए, आने वाले लिगेंड्स के लिए। अब लिगेंड्स क्यों आते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा होता है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, यानी न्यूक्लियस ही तो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो गुड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिगेंड्स को मेटल की तरफ क्या करता है, अप्रोच करता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यह समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं। अब इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, लाइक लिगेंड्स। सो स्टूडेंट्स, लिगेंड्स जैसे कि मैंने बोला कि ये लिविस बेसिस भी होती हैं बिकॉज दे हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइदर दे कैरी माइनस चार्ज। सो लिगेंड स्टूडेंट्स एक एटम भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। डेफिनेटली आयन कहेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आयन ही होगा क्योंकि नेगेटिव आयन ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। एटम है तो लॉन पेयर, मॉलिक्यूल है तो उस पर भी लॉन पेयर की फॉर्म में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन and donates electron pairs to its is called ligand। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो अगेन ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये मेटल एटम को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। सो वी कैन से डैट कि ये हमारे पास लिगेंड है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ K4Fe(CN6), तो यहाँ पे स्टूडेंट सायानाइड जिस पे माइनस चार्ज है ये एक लिगेंड का किरदार अदा करेगा। आप स्क्रीन पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं कि सेंटर में आयरन है और उसके इतराफ में लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल आयन को, चूंकि इस केस में आयन कहेंगे, क्यों इस केस में आयन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन पे कोई ना कोई चार्ज है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, इस केस में जहाँ निकल पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, सो वी कैन से डैट कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल
एटम का वर्ड भी आ सकता है क्योंकि निकल पे कोई चार्ज नहीं है, और आयन का वर्ड भी आ सकता है क्योंकि सेंट्रल मेटल पे चार्ज होगा तो आयन का वर्ड आएगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर मेटल एटम का वर्ड आएगा। खैर, आयन हो या मेटल एटम हो, दोनों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो कि होते हैं, और लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको लिगेंड समझ आ गया है। नेक्स्ट, दे मे बी एनाइंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। लिगेंड्स या तो एनाइंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। मिसाल के तौर पे K4FeCN6 जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, सो इसमें स्टूडेंट सायानाइड एक एनायनिक लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप Ag जो कि एक +1 इस पे चार्ज है, आगे जाके आपको बताएंगे चार्ज कैसे पता चलता है। इसके साथ स्टूडेंट्स NH3 ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज Cl, Ag+1 जो कि एक सेंट्रल मेटल आयन है, उसके गिर्द दो लिगेंड्स अटैच हैं NH3। वी ऑल नो डैट कि NH3 के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। सो ये लोन पेयर मेटल को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, मेटल आयन को दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इमाइन, अब इसको अमोनिया क्यों नहीं बोला, इमाइन क्यों बोला है, ये आगे नोमेनक्लेचर में टॉपिक आ रहा है, उसमें आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स इसको अमोनिया नहीं बोलना, ये इमाइन है। इस तरह इसको वैसे तो साइनाइड बोला है हमने, लेकिन सियानो, इसको हम सियानो बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्सेस का नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोमेनक्लेचर बताया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि लिगेंड्स को नाम कैसे देना है। जनरली हम इसको अमोनिया बोलते हैं, लेकिन लिगेंड जब होगा तो तब हमने इसको इमाइन बोलना है। जनरली हम इसको साइनाइड बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड होगा तो हमने इसको सियानो बोलना है। स्टूडेंट्स, अब अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। आई होप आपको लिगेंड समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये क्या होती है? स्टूडेंट्स, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन along with ligand, it may be anionic, cationic और न्यूट्रल। जैसे स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको यहां पर भी दी है। ये जो चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, द सेंट्रल मेटल एटम, जैसे इस केस में हम बोलेंगे तो एटम बोलेंगे स्टूडेंट्स, अगेन इन केसेस में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद लिगेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, यहाँ पे कार्बोनाइल लिगेंड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सारे लिगेंड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। इट में बी एनायनिक, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक भी हो सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, एनायनिक। इट में बी कैटायनिक, जैसे कि आपने देखा कि ये कैटायनिक यानी ये ब्रैकेट पे प्लस चार्ज है। और इट में बी न्यूट्रल, जैसे इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल है। आई होप स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल, द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टू अ सेंट्रल एटम या मेटल, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल ही यहाँ पे आती है, जो कि आप इस चैप्टर के स्टार्ट में डिटेल से ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ के आए हैं। सो स्टूडेंट्स, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स टू अ सेंट्रल एटम। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे K4FeCN6 का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सो अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल आयन जो कि आयरन है और उसके इतराफ में 6 साइनाइड्स लगे हुए हैं। हर साइनाइड एक लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को। सो स्टूडेंट्स, कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को
मिल रहे हैं 6, सो वी कैन से डैट कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN नंबर जो है वो क्या होगा 6। यानी आप देख सकते हैं कि 6 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड एक लोन पेयर दे रहा है, तो टोटल 6 लिगेंड 6 लोन पेयर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं यहां पे, इसकी बात करता हूं तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं, एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है, 4 अमोनिया 4 लोन पेयर देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। स्टूडेंट्स यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। आपके सामने स्टूडेंट्स ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इस एग्जाम्पल को वैसे तो मैंने चिलेट्स में डिस्कस करना है, लेकिन ये एग्जाम्पल काफी काम आएगी। डियर स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें ना प्लैटिनम है, और प्लैटिनम के साथ एक ऐसा लिगेंड अटैच है जो कि बाइडेंटेट है। अब ये बाइडेंटेट क्या होता है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स लिगेंड्स कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? अगर तो वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो स्टूडेंट्स हम उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। अगर एक लिगेंड दो साइड से यानी एक ही यूनिट 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो हम बाइडेंटेट बोलेंगे। 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ट्राइडेंटेट बोलेंगे। 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे तो हम टेट्राडेंटेट बोलेंगे। इसी तरह 5 लोन पेयर डोनेट करेगा तो पेंटाडेंटेट बोलेंगे। 6 लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम हेक्साडेंटेट बोलेंगे। इन केस हम पॉलीडेंटेट का नाम भी दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, लेकिन ये जो एक लिगेंड है ये बाइडेंटेट है, यानी ये 2 जगहों से लोन पेयर दे रहा है। सो लिगेंड्स की तादाद तो 2 है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम को मिलने वाले जो लोन पेयर्स हैं उनकी तादाद देखो तो स्टूडेंट्स वो 4 हैं, पेयर्स 4 हैं। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 4। यानी कहना क्या चाहता हूं कि आपने लिगेंड्स की तादाद को नहीं देखना, आपने देखना क्या है, लिगेंड्स से मिलने वाले लोन पेयर्स की तादाद को देखना है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जी स्टूडेंट्स सेंट्रल मेटल एटम के बारे में या सेंट्रल मेटल आयन के बारे में तो पहले भी बार बार बात हो चुकी है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, K4 Fe CN6। डियर स्टूडेंट्स अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है? जो भी चार्ज होगा वो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। अब हम देखते हैं क्या चार्ज है। स्टूडेंट्स अब ये कैसे फाइंड होता है? एक तो तरीका ये है कि आप फर्स्ट पार्ट को x बोल दो प्लस पूरी ब्रैकेट वाले पार्ट को y बोल दो, और अलजेब्रिक सम इसका किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 0 के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप x का चार्ज तो आप जानते हैं पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो 4 पोटेशियम है तो क्या चार्ज होगा? +4। प्लस y का चार्ज जानना चाहते हैं तो ये बहुत आसान रहेगा, ये प्लस इधर आके क्या रहेगा? माइनस का, सो y विल इक्वल्स टू -4। तो वी कैन से डैट कि इस y पे यानी इस पूरी ब्रैकेट पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स? -4। तो जब ये आयोनाइज होगा तो यू विल गेट 4K प्लस कॉम्प्लेक्स आयन जो कि फर्दर ब्रेक नहीं होगा, CN6 -4। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें इसके ऊपर -4 चार्ज है, तो ये है जी चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं इस आयरन पे क्या चार्ज है, यानी इस सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज है, तो वेरी इजी, वी ऑल नो डैट साइनाइड कैरी -6, क्योंकि एक साइनाइड पे क्या चार्ज है? -1, तो 6 साइनाइड पे क्या चार्ज होगा? -6। सो वी कैन से डैट -4 तभी आएगा जब मैं यहाँ पे +2 लिखूंगा। सो +2 -6 अलजेब्रिक सम इसका क्या रहेगा? -4। सो हम ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है।
सो अब हम पढ़ते हैं, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, या सेंट्रल मेटल एटम पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, सेंट्रल मेटल आयन एंड द टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड्स। स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे एक केस हम डिस्कस करते हैं के, यानी ये वाली एग्जांपल Cu ब्रैकेट NH3 और सल्फेट। अब वी ऑल नो डैट सल्फेट पे क्या चार्ज है -2, तो यहां पर क्या चार्ज आएगा +2। अब लिगेंड्स पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स 0, 0 × 4 0, तो इसका मतलब ये +2 सीधा सीधा किसका चार्ज है, कॉपर का ही चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन केस अगर यहां पे मेटल आयन की बजाय, वैसे तो मेटल आयन ही आएगा, लेकिन अगर मेटल एटम आ जाता है तो मेटल एटम का, मिसाल के तौर पे एक मेटल एटम है यहां पे, उसके ऊपर 0 चार्ज है, उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं, एक लिगेंड पे -1 चार्ज है और उसके साथ स्टूडेंट्स 4 लिगेंड्स अटैच हैं। सो मुझे बताएं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज होगा। हमें पता है कि मेटल का 0 चार्ज है, तो मेटल का 0 चार्ज है तो फिर तो जो लिगेंड का चार्ज है वही बाहर आएगा, क्योंकि मेटल का 0 है, लिगेंड का -1 × 4 -4, और यही -4 जमा होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में लिगेंड्स का चार्ज 0 है तो जो मेटल का चार्ज है वो बाहर आ गया है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, कॉल्ड चिलेट्स या साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस या रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, when all the donor atoms of a polydentate ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा पेयर डोनेट कर सकता है, ligands get coordinated with same metal ion, a complex compound is formed which contain one or more ring। एक रिंग ये है स्टूडेंट्स, एक रिंग ये है। सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे तब जब मोनोडेंटेट आएगा, नहीं बल्कि जब लिगेंड कौन सा होगा स्टूडेंट्स, पॉलीडेंटेट, और इस केस में स्टूडेंट्स ये क्या है, बाइडेंटेट। स्टूडेंट्स यहां पे जो लिगेंड अटैच है अगर मैं उसको देखूं तो दिस इज C2O4 -2। ठीक है, ऑक्जेलेटो, क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि किसी दौर में यहां पे जब H था, यहां पर H था, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला था। सो ऑक्जेलेटो, सो स्टूडेंट्स इस लिगेंड का नाम है ऑक्जेलेटो। और इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम वैसे तो आगे नोमेनक्लेचर आ रहा है, वहां जाके बताएंगे, लेकिन फिर भी आप इसका नाम अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, डाई ऑक्जेलेटो प्लैटिनेट 2 आइन। 2 क्यों लिखा है, अगेन ये नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स चिलेट्स क्या होते हैं, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। ये आम कॉम्प्लेक्सेस से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हम उन्हें साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस, रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेस या चिलेट्स का नाम भी देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की 4 कैटेगरीज बता दी, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बता दिए, 1 बाय 1 हमने सबको डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, यानी नेमिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।